Good afternoon, students. I am Abhishek Srivastava, faculty of Quantitative Aptitude. Quantitative Aptitude means Business Mathematics, Statistics and Logical Reasoning. थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं. बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का यह थर्ड पेपर, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं. इसमें 40 मार्क्स मीनिंग 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे, 40 क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के होंगे और 20 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के होंगे. टोटल 100 क्वेश्चंस बनते हैं. हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है. सही करने पर प्लस मिलता है 1 और अगर गलत करते हैं तो -0.25. मल्टीपल चॉइस में अपने इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है. मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं. आप किसी भी चैप्टर को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री हैं. स्टैटिस्टिक्स में सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी एक दूसरे से लिंक में है. मीनिंग अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड एंड सो ऑन. लॉजिकल रीजनिंग में केवल 4 चैप्टर्स हैं और वेटेज 20 मार्क्स है. अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में पहला चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट. दूसरा चैप्टर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट. तीसरा चैप्टर है ब्लड रिलेशन और फोर्थ चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट्स. तो ये केवल 4 चैप्टर्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में हमें पढ़ने हैं, जो हम लास्ट में पढ़ते हैं. मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें पहला चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथमिक, इंडाइसेस. दूसरा चैप्टर इक्वेशंस, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बताया जाता है. थर्ड चैप्टर है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटीज. फोर्थ चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फिफ्थ चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस. सिक्स्थ चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज. सेवंथ चैप्टर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस. एट्थ चैप्टर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी और 9th और 10th कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. लेकिन अगर हम कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन नहीं है. तो आप अपने इस पूरे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी वर्ड यूज करने वाले नहीं है. कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ बन जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री का हम टी यूज नहीं करेंगे. साइन कॉस की तो बात ही छोड़ो, टी भी यूज नहीं करेंगे. स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैट्स का, क्या है, क्यों है, कहां से आया, ओरिजिन कहां से है, यह सब. दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड. तीसरे चैप्टर डिस्पर्शन में पढ़ते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. फोर्थ चैप्टर में पढ़ते हैं कोरिलेशन. फिफ्थ चैप्टर में पढ़ते हैं रिग्रेशन. सेवंथ चैप्टर में प्रोबेबिलिटी. एट्थ चैप्टर में पढ़ते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और 9th चैप्टर में पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर. तो ये सिलेबस है स्टैट्स का. बात ठीक? क्या पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, चॉइस आपकी है. इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा. क्या पढ़ना चाहते हो बताओ. इतना बढ़िया ऑप्शन चूज करने का चांस मिल रहा है, कहां मिलता है. क्या पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स? हां, अभी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो सभी? चलो अच्छा, जैसा मैंने कहा कि मैथमेटिक्स में सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं. इंडिपेंडेंट मीनिंग किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट कर सकते हो, फ्री हो. बताओ किस चैप्टर को स्टार्ट करें, यह भी चॉइस मिल रहा है. हां, अगर हम वेटेज की बात करें, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथमिक, इंडाइसेस से तो शुरू होता है, लेकिन अगर पूरे सिलेबस में सबसे अधिक वेटेज की बात की जाए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. अकेले इस वेटेज का चैप्टर का वेटेज 10 to 15 मार्क्स कवर करता है. अकेले इस चैप्टर का वेटेज 10 to 15 मार्क्स है और सभी 4, 5, 3, 2 अलग अलग चैप्टर के मैं बताता रहूंगा वेटेज. ठीक है, तो चॉइस आपकी है. अब बता दो किसे स्टार्ट करना चाहते हो. रेशियो, प्रोपोर्शन ही, रेशियो, प्रोपोर्शन. चलो शुरू करो. अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं, हर एक चैप्टर मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा. आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा इसका कोई रिलेशन नहीं है. विदाउट एनी हेजिटेशन आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं.
आप अगर क्लास में बताया गया सारी स्टेटमेंट सुन लेते हैं, विद एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम का या आपके बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे अटेम्प्ट ना हो। तो करना केवल इतना ही है कि सारी स्टेटमेंट कॉन्सेंट्रेट करके हमें सुन लेना है और कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तभी नहीं होंगे जब आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा, राइट। तो चलो, रेशियो प्रोपोर्शनल लिखना भी कुछ नहीं है, जब मैं कहूंगा तभी आपको लिखना है। रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथमिक एंड इंडाइसेस, यह आपका चैप्टर है। मीनिंग इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। रेशियो अलग है, प्रोपोर्शन अलग है, लॉगरिथमिक अलग है, इंडाइसेस अलग है। हम पढ़ेंगे चारों को अलग अलग, एक साथ मिलाकर आपका यह चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो। डेफिनेशन लिखा है रेशियो की, लिखा A ratio is the comparison. A ratio is the comparison between two quantities with the same units. A ratio is the comparison between two quantities with the same units. A ratio is the comparison with the same units of two quantities with same units and is denoted by the sign is to. And is denoted by the sign is to. यह साइन लगा लें। अब कुछ लिखना नहीं, यहां रुक जाए, जब मैं कहूंगा तभी लिखना। रेशियो क्या आपने डेफिनेशन में लिखा है, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स। कहीं से भी आपको दो क्वांटिटीज मिल जाए, उन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है उसी को इस टू साइन के साथ लिख देंगे, वही रेशियो हो जाएगा। क्या कहा मैंने, कहीं से भी आपको दो क्वांटिटीज मिल जाए, उन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है इस टू साइन के साथ लिखते हैं, वही रेशियो है। लेकिन जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उन्हें डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे मान लो किसी एग्जांपल में मैंने कहा, एक किसी क्लासरूम में या कहीं मैंने एग्जांपल में कहा 20 और 30 का रेशियो बताओ। तो जिन दो क्वांटिटीज का रेशियो आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए, डायरेक्ट उन दोनों को आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर जो भी इनका सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है उसी को इस टू साइन के साथ लिख देंगे, वही रेशियो है। लेकिन रेशियो के डेफिनेशन में एक वर्ड और भी आपने यूज किया था, अ रेशियो इज द कंपैरिजन विद टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स। यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। यहां हमने रेशियो इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया क्योंकि ये दोनों यूनिट फ्री वैल्यूज थी। मान लो किसी दूसरी एग्जांपल में हमसे यह कह दिया गया 5 रुपीज और 75 पैसे में रेशियो बनाओ, क्या डायरेक्ट इन्हें डिवाइड कर लिया जाए? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट्स में नहीं है। तो या तो आपको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना होगा या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होगा। इजी क्या होता है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना। तो 500 पैसे एंड 75 पैसे, अब तो ये दोनों सेम यूनिट्स में हो गए। अब तो इनका रेशियो बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? जो दो क्वांटिटीज आपको दिए गए, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 25 से कैंसिल करोगे 3 और ये ऊपर वाला हो जाएगा 20। जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बनता है उसी को इस टू साइन के साथ लिख दोगे, यही आपका रेशियो आ गया। तो 20:3 ये आपका आंसर है। 5 रुपीज और 75 पैसे का रेशियो है। मान लो किसी दूसरे एग्जांपल में मैंने आपसे कहा
3 किलोग्राम्स और 700 ग्राम्स में रेशियो बना दो। क्या डायरेक्ट रेशियो बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सेम यूनिट्स में नहीं है। अब या तो किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। इजी अप्रोच क्या होता है? कंपैरेटिवली किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। तो क्या लिख लोगे यहां? 3000 ग्राम्स एंड यहां क्या लिख लोगे? 700 ग्राम्स। और अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां हम लिख लेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 700, 0000 से कैंसिल। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं और अब हम इसे लिख देंगे 30:7। ये आपका रेशियो आ गया। तो कहीं भी आपको दो क्वांटिटीज दे दिया जाए, उन दोनों को कंपेयर करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएं। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए डिवाइड करना होगा, इस टू साइन के साथ लिख दे, रेशियो आ गया। लेकिन कंडीशन एक है कि जिन दो क्वांटिटीज में रेशियो लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वह सेम यूनिट्स में होने चाहिए। अगर सेम यूनिट्स में है तो बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्ट कर लो। नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो पहले इतना लिखें, इसके बाद आगे की बात करेंगे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट बैठे हैं, समझ में आ गया? यस सर। लिख लिया? चल, ऐसे तो रेशियो के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको बताए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ एक समझ लेते हैं जिसका यूज हम करने वाले हैं। अगर कहीं भी आपको एक कोई रेशियो की इंफॉर्मेशन दी जाए, मान लो 3:4, कभी भी रेशियो में डायरेक्ट किसी भी वैल्यू से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने यहां लिखा +2 और यहां लिखा +2, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। यह आप नहीं यूज कर सकते, गलत है ये। या मान लो एक दूसरे किसी एग्जाम्पल में मैंने यहां लिखा 3:4, -1 माइनस भी किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। रेशियो से डायरेक्ट कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप बेशक कर सकते हैं। मान लो यहां 3:4 का रेशियो दे दिया जाए, आपने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज करेक्ट अप्रोच, कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि सेम यूनिट्स के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं एक को 2 से कर दिया और दूसरे को 5 से कर दिया, ये नहीं कर सकते। या दूसरा एक एग्जांपल, मान लो कहीं 3:4 का रेशियो दिया गया, आप किसी भी इक्वल वैल्यू से दोनों रेशियो को डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 5 बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है ये। ध्यान रखें, रेशियो में कभी भी डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम यूनिट से, सेम वैल्यू से हम कर सकते हैं, रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसे लिख सकते हैं, आगे इसके बाद देखते हैं।
लिख लिया सभी ने? चलो एज्यूम करो अगर कोई एक रेशियो का पार्ट आपको दे दिया जाता है, 2:3 का रेशियो है। कहीं भी अगर आपने कुछ भी रेशियो लिखा है तो उसमें रेशियो के फर्स्ट पार्ट को एंटीसीडेंट और सेकेंड पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, और सेकेंड पार्ट को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। लिख लें कहीं भी, रेशियो के फर्स्ट पार्ट को एंटीसीडेंट और सेकेंड पार्ट को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। ठीक है? अगर मैं आपसे यह कहूं कि रेशियो कंप्लीट है, फुल एंड फाइनल, क्या यह ठीक है स्टेटमेंट? भाई रेशियो कैसे नोट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, और लिखना कैसे वो मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो बता दिया। लेकिन जरा एक बात समझो, क्या इतना बताने से रेशियो के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हमसे हो जाए। मैं आपको बताने वाला हूं 5 ट्रिक्स जिसके बेस पर रेशियो के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे। या आप यूं कहें कि जितने क्वेश्चंस बनते हैं कहीं ना कहीं उस सारे क्वेश्चंस इन 5 में से किसी ना किसी से कनेक्ट होंगे। तो अगर ये ट्रिक सारे आपने सीख लिए तो सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो जाएंगे, और हर एक चैप्टर में मैं ऐसे आपको ट्रिक्स बताता रहूंगा। ये बुक में किसी दिए नहीं जाते, ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं जिससे आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये ट्रिक नहीं, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। 5 ट्रिक्स कहें, 5 टाइप क्वेश्चन कहें, बात एक ही है। पहला, लिखना नहीं है, हर एक टॉपिक का मैं 2-2, 3-3 एग्जांपल्स दूंगा जिससे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो एक किसी क्लासरूम में कहा गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, लिखना नहीं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है या 3:2 है। तो उस क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स अगर 3:2 की इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो क्या मैं ये कहूं कि उस क्लासरूम में 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं? क्या ये सही है स्टेटमेंट? नहीं। एक किसी क्लासरूम में अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 दिया गया तो क्या उस क्लासरूम की मीनिंग है कि 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं? नहीं। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है कि अगर पूरी क्लासरूम की स्ट्रेंथ को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, 5 कैसे बना? 3 और 2 का एडिशन, तो उसमें से 3 पार्ट्स बॉयज के हो जाएंगे और 2 पार्ट्स गर्ल्स के हो जाएंगे। यही रेशियो की एक्चुअल मीनिंग होती है। रेशियो की एक्चुअल मीनिंग यही होती है। अब मान लो किसी क्लासरूम में कहा गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है और टोटल उस क्लासरूम की स्ट्रेंथ 100 है, तो एक्चुअल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? बॉयज की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल दिया गया था उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 और 2 का एडिशन इनटू 3 करोगे तो एक्चुअल बॉयज आ जाएंगे, और गर्ल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 करोगे तो एक्चुअल गर्ल्स आ जाएंगे। तो कितना हुआ ये? 60, और यहां 60 एंड 40 आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो पहला ट्रिक क्या मिला हमें? अगर किसी क्वेश्चन में टोटल दिया जाए और रेशियो दिया जाए तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम तुरंत निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन मिल गया हमें। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में? टोटल दिया जाए, रेशियो दिया जाए, हम एग्जैक्ट वैल्यू उनकी अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया 1000 रुपीज एक्स और वाई में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? एक्स और वाई में, और इनका रेशियो दिया गया है 7:3। तो एक्स वाई को कितने कितने मिले? अब क्या लगाओगे? फर्स्ट ट्रिक लगा दो। क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए? बताओ सोचकर। 1000 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? इंटू 10 इंटू
7 और y की वैल्यू के लिए 1000/10 इंटू 3, ये अलग अलग वैल्यूज क्या हैं 700 और यहां कितना आ गया 300। 700 एंड 300 आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये फर्स्ट ट्रिक है। क्या कहा मैंने फर्स्ट ट्रिक में, समराइज कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में टोटल दिया जाए और रेशियो दिया जाए तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप इसी ट्रिक के बेस पर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इसे नोट डाउन करें, आगे इसके बाद देखें। ऑनलाइन जो स्टूडेंट बैठे हैं समझ में आया? यस सर। लिख लें इसे। डर तो नहीं लग रहा पढ़ने से मैथमेटिक्स? आप पे सब नॉन मैथ्स कौन कौन से हैं जो 11th 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं? तुम दोनों नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो डर सा तो नहीं लग रहा है? नॉन मैथ्स वर्ड यूज करना ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं ठीक है? नहीं ठीक है। नॉन मैथ्स क्यों कहते हैं? नॉन मैथ्स वर्ड यूज करना ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं ठीक है भाई। 11th 12th में ही तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो बताया जाए तो समझ में आ सकता है। जैसे हम जब सभी छोटे होते हैं या बेबी क्लास में या नर्सरी में, तो क्या करते हैं टीचर्स, उसमें ढंग से पेन भी नहीं पकड़ पाते, इतने छोटे होते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो अराउंड 10 to 15 डेज वो डॉटेड लाइन हो नहीं होती है, तो पेंसिल से टीचर ऐसे ऐसे लाइन बनाना सिखाते हैं बेबी क्लास के स्टूडेंट को। अगले 15 दिन तक ये बनाना सिखाती है और अगले 10 दिन तक अप्रॉक्स कहते हैं स्लीपिंग लाइन बनाओ, ये डॉटेड लाइन होते हैं। उसके बाद उन स्टूडेंट से कहते हैं मिलाओ। तो छोटे होते हैं, आईक्यू लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो मिलाते हैं, ढंग से मिल नहीं पाता, कुछ उल्टे सीधे ए बनाते हैं। नहीं, ऐसे ही बनाते हैं, कुछ और का तरीका। जरा सोचो, क्या किसी स्टूडेंट ने उस समय ये कहा अपने मैम से कि मैम मैं नॉन ए बैकग्राउंड का हूं, मेरे समझ में नहीं आएगा? किसी बच्चे ने कहा? सुना है कभी? क्यों? अगर कोई स्टूडेंट कह दे, छोटा जो बच्चा है कह दे मैम मैं नॉन ए बैकग्राउंड का हूं, मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम तो सभी सीखते हैं, ठीक है? तो इसलिए नॉन मैथ्स वर्ड यूज करना ये ठीक नहीं है। चलो समझते हैं आगे। इस चैप्टर का सेकेंड ट्रिक देखें क्या है। सेकेंड ट्रिक में यह कहा जाता है कि अगर आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मान लो दिया जाए, लिखना नहीं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मान लो 3:2 दे दिया जाए, टोटल गिवन नहीं है, फिर भी पूछा गया एक्चुअल वैल्यूज क्या है। ध्यान से समझो, पहले एग्जांपल में क्या था, टोटल था और एक्चुअल पूछा गया था। अब क्या कहा गया, भैया टोटल गायब है फिर भी तुम एक्चुअल बताओ। तो अब क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका बताया गया। अगर टोटल ना दिया जाए फिर भी हमसे एक्चुअल पूछा जाए, कभी भी कहीं भी पूरे इस रेशियो चैप्टर में, तो किसी कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दो।
बड़ा आसान सा तरीका। और गर्ल्स क्या लिख दोगे? 2x। बात खत्म हो गई। हमने कह दिया 2x एंड 3x, 3x एंड 2x आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बात खत्म। वह देखिए अब अपना बात समझ में आ गई। ये कब लगाएंगे? जब टोटल ना दिया जाए और फिर भी एक्चुअल जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर टोटल है और एक्चुअल जानना चाहते हैं फिर तो फर्स्ट ट्रिक ही लगा देंगे, वो तो तुरंत आ जाएगा एक ही स्टेप में। ये अब सेकेंड अप्रोच है और यही सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, सेकेंड ट्रिक यही है। एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो एक किसी क्वेश्चन में कहा गया एक कोई फ्रैक्शन है, एक किसी फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया 4:3 का। एक किसी रेशियो में फ्रैक्शन दिया गया 4:3 का। इसके डिनोमिनेटर में 7 ऐड कर दिया गया। देन फ्रैक्शन बिकम 3:4। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? क्वेश्चन क्लियर है? एक कोई फ्रैक्शन, उसमें रेशियो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 4:3, डिनोमिनेटर में 7 ऐड कर दिया गया तो फ्रैक्शन 3:4 का बनता है। तो फ्रैक्शन क्या था? अब जरा बात समझना। अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर मैं कह दूं कि न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ है और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी कुछ है, तो इसमें तो तुरंत हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास हैं? नहीं है। कहां दिया गया? रेशियो में दिया गया। देखो, इस फ्रैक्शन में क्या कहा गया हमसे कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो दिया गया। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कितना है? 4:3। रेशियो में 4:3 है। तो अब ऐड कैसे करें? रेशियो में तो एडिशन होता ही नहीं है, अभी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया। फिर क्या किया जाए? तो हमने इस एग्जांपल में कर लिया, न्यूमरेटर को हम क्या मान लेंगे? 4x और डिनोमिनेटर को क्या मान लें? 3x। अब ये एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। भाई एक्चुअल वैल्यू में तो किसी को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक्चुअल वैल्यू अगर ये आ गई तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम क्या लिख लेंगे? न्यूमरेटर को हमने एज इट इज छोड़ दिया, डिनोमिनेटर जो हमने लिखा था इसमें 7 ऐड कर दिया, और ये अब किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3/4 में कन्वर्ट हो गया। ये इतनी बात क्लियर है क्या? समझ में आया? ध्यान से समझना। रेशियो में एडिशन नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, यहां देखो, अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो में एडिशन नहीं हो सकता, तो हमने एक्चुअल वैल्यू बना दिया। और एक्चुअल वैल्यू कैसे बनाया? इस अप्रोच से अकॉर्डिंगली बना दिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना आया? 16x इक्वल्स टू 9x प्लस 21। 9x को इधर ले आओ, LHS में कितना बना? 7x इक्वल्स टू 21। तो x कितना बना? अगर x 3 है तो एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था? न्यूमरेटर क्या था? न्यूमरेटर क्या था? 12 और डिनोमिनेटर क्या है? 9 हुआ ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक्चुअल वैल्यूज हमने बता दिया। अब जरा सोचो, अगर ये सेकेंड ट्रिक हम नहीं जानते तो क्या शायद इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल नहीं होती? शायद, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते? एक्चुअल वैल्यूज बना लिया, सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझो। देखो, ये क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल से समझो। एक किसी बैग में 390 रुपीज है। एक किसी बैग में 390 रुपीज है, और उस बैग में जो 390 रुपीज है उसमें केवल कॉइन्स रखे हुए हैं, 1 रुपीज के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन्स रखे हुए हैं। उन कॉइन्स का रेशियो दिया गया 5:6:7। तो पूछा यह गया कि 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर है? एक किसी बैग में 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे के कॉइन्स रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं पता नहीं है। उनका रेशियो दिया गया 5:6:7 के रेशियो में रखे हुए हैं।
और टोटल अमाउंट है 390 रुपीज। तो पूछा यह गया 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स हैं। बात क्लियर? अच्छा, जरा इस क्वेश्चन को हम भी समझते हैं। उससे पहले मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? भूषण। चल भूषण, अगर तुम्हारे पास 1 रुपीज के या 10 रुपीज के मान लो 7 कॉइन्स हैं और 20 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं, तो क्या तुम बता सकते हो टोटल तुम्हारे पास अमाउंट कितना था? कैसे बता सकते? बताओ बताओ कैसे, कितना है? हाँ हाँ, कितना हुआ? 150। 150 सही बता रहे हैं। कैसे बताया इन्होंने? 10 रुपीज इंटू 7 और प्लस 20 रुपीज इंटू, यही किया, कुछ और किया? यही किया। तो 70 प्लस 80, ये टोटल कितना आ गया? 150। ध्यान से समझना, इसकी मीनिंग क्या है? जितने रुपीस के जितने कॉइन्स होते हैं मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तभी तो टोटल आता है। यहां क्या था? 1 रुपीस के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, क्या पता है कितने कितने कॉइन्स हैं? नहीं पता। ये तो कॉइन्स का रेशियो है। कॉइन्स कहां है? बड़ा आसान सा तरीका, हमने क्या किया, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। 5x कॉइन्स, 6x कॉइन्स, 7x कॉइन्स। 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 5x कॉइन्स हैं। कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने सेकेंड ट्रिक यही है। तो अब टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 1 रुपीज को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5x से, यही अप्रोच। प्लस 50 पैसे को किससे मल्टीप्लाई करोगे? और प्लस 25 पैसे को 7x। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 390 के। क्या x कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? बताना कितना आया? 5x प्लस 3x प्लस 1.75x इक्वल टू 390। 9.75x इक्वल टू 390। तो x कितना हुआ जरा डिवाइड करके बताओ। कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, तो आप लेकर भी आ सकते हैं क्लास में। कितना? एग्जैक्ट 40। अगर x 40 है तो क्या आप बता नहीं सकते 1 रुपीज के कितने कॉइन्स थे टोटल? कितने थे? 200 कॉइन्स। 50 पैसे के कितने कॉइन्स? 240। भाई x की जगह पर 40 लिख दो, और फिर 25 पैसे के 280 कॉइन्स। ये समझ में आया? हमसे यही पूछा गया था, 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे के कितने कितने कॉइन्स रखे हुए। हो गया काम। अभी नहीं समझ में आया? तो सेकेंड ट्रिक क्या कहता है? सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या कहता है? अगर कहीं भी रेशियो दिया गया हो, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वह एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5:6:7 था, x से मल्टीप्लाई किया, 5x बन गया एग्जैक्ट वैल्यू, 6x कॉइन्स बन गए और 7x कॉइन्स बन गए। और अब हमने वही अप्रोच लगा दिया जो भूषण ने अपने एग्जाम्पल में यूज किया था। समझ में आया? तो यह है सेकेंड टाइप क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन में ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे समझ में आ गया? मैसेज करो बच्चे प्लीज। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हैं। सभी वर्ड्स क्लियर हैं? नोट डाउन। मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा? इजी है? ज़्यादा इजी? लिख लिया सभी ने? दोनों तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छी तरह से? ठीक, पहला क्या था? टोटल दिया जाए, रेशियो दिया जाए, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी हो। दूसरा क्या बताया गया? रेशियो दिया जाए और हमें एग्जैक्ट वैल्यूज बनाना हो तो हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके उसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड टाइप क्वेश्चन चलते हैं। लिख लिया सभी ने? थर्ड टाइप देखें, रेशियो को हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में, यहां भी पढ़ते हैं, यहां इंडिपेंडेंट एक चैप्टर ही है। जब हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं अकाउंट्स में, तो उसमें फ्रैक्शन में भी रेशियो को यूज कर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, 1/3 पार्टनर कोई है उसकी एंट्री हो जाती है, 2/3 कोई पार्टनर था उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उसमें उसका शेयर कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन यहां मैथमेटिक्स में यह कहा जाता है कि रेशियो को केवल इंटीग्रल फॉर्म में ही यूज किया जा सकता है। इंटीग्रल मीनिंग फ्रैक्शन में उसे यूज नहीं करेंगे हम। जैसे मान लो किसी एग्जांपल में हमसे कहा गया A/B/C का रेशियो, A/B/C का रेशियो 1/2:1/4:1/3। फाइंड द रेशियो ऑफ ABC। फ्रैक्शन में रेशियो को डिफाइन नहीं किया जाता मैथमेटिक्स में, तो क्या करेंगे? अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाता है, हम तुरंत इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम 1 होने के बाद न्यूमरेटर में कितना आया? 6, 4 3 जा 12, 3 4 जा, ये तो पता है। एलसीएम 1 होने के बाद जो इनका रेशियो आता है वही एबीसी का रेशियो मान लिया जाएगा। एबीसी का रेशियो क्या रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? 6:3:4, ये आपका रेशियो है। समझ में आ गया? तो अगर कहीं भी फ्रैक्शन रेशियो में दिया जाए तो हम उसका एलसीएम लेकर उसे इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वही आपका आंसर मान लिया जाएगा। एक दूसरे एग्जांपल से क्लियर करो, ये थर्ड टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा जाए इफ 4a = 5b, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखें, 6c, फाइंड द रेशियो ऑफ एबीसी। अब जरा इसे समझो, 4a 5b के इक्वल है और 5b 6c के इक्वल है। हमने मान लिया ये तीनों k के इक्वल है। इस रेशियो प्रोपोर्शन में, इंडाइसेस में, लॉगरिथमिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जब कई इक्वल टू की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उन्हें सॉल्व करने का तरीका यही है, क्या करेंगे आप? इक्वल टू के मान लेंगे। जितने क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, इंडाइसेस में, लॉगरिथमिक में, सारे क्वेश्चन में इक्वल टू के। तो अब जरा समझना, 4a भी k के इक्वल हो सकता है, 5b भी k के इक्वल हो सकता है, 6c भी k के इक्वल हो सकता है। हो सकते हैं नहीं?
भाई x y के इक्वल है, y z के इक्वल है और ये 7 के इक्वल है, तो x भी 7 के इक्वल हुआ, y भी 7 के इक्वल हुआ, z भी 7 के इक्वल हुआ। सेम अप्रोच। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे, इफ 4a इक्वल टू k, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हुआ, k बाई 4। इफ 5b इक्वल टू k, देयरफॉर b इक्वल टू क्या हुआ, k बाई 5। एंड इफ 6 इक्वल टू k, देयरफॉर c इक्वल टू k बाई 6। भैया अब तो ABC का रेशियो निकाल लोगे। A to B to C क्या रहा, k बाई 4, k बाई 5, k बाई 6। क्या डायरेक्ट ये लिख दिया जाए, नहीं, क्यों नहीं लिखा जाए, फ्रैक्शन में। तो क्या करें, एलसीएम, k को बाहर किया और इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा, 60 या 30, 60 आएगा ना, 60। तो अब न्यूमरेटर क्या हो गया, 4 से डिवाइड करोगे, k तो बाहर ही है, 15, इसे 12, इसे 10। अब 60 और k दोनों को बाहर कर दो, तो H to B to C क्या रहा, सोचकर बताओ, 15 is to 12 is to, हो गया आंसर। रिपीट करूं, समझ में आ गया, क्लियर है स्टेटमेंट। तो थर्ड ट्रिक में क्या हमने सीखा कि रेशियो अगर कहीं फ्रैक्शन में दिया जाता है तो उसे एलसीएम लेकर इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वही रेशियो में लिख दिया जाएगा। ठीक है, लिख ले इसे। ट्वेल्थ के मार्क्स सभी के कितने आए तुम्हारे, तुम्हारे, वेरी गुड, तुम्हारे 87, वेरी गुड, 96, अरे वाह, तुम्हारे 87, वेरी गुड, तुम्हारे 82, तुम्हारे पीछे 86, तुम्हारे 92, तुम्हारे 72। चलो बहुत बढ़िया। देखो अभी एकेडमिक तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, सारे एक प्लेटफॉर्म पर हो, या सभी इक्वल हैं। इस प्रोफेशन में मार्क्स 12th का कुछ भी मायने नहीं रखता। यहां से अब जो जितनी मेहनत कर लेगा, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, दो बातें मैं कहता हूं सीए की प्रिपरेशन करने के लिए, बनने के लिए, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, सही गाइडलाइंस, दोनों में से अगर एक कहीं मैच नहीं होता तो ठीक नहीं है। दोनों
सही डायरेक्शन में चलने चाहिए। सीए बनने से कोई रोक नहीं सकता। कम मार्क्स है, मेहनत करेंगे क्लियर हो जाएगा। अधिक मार्क्स है, नहीं पढ़ेंगे दिक्कत होगी। ठीक है, इस समय सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हाँ, ये बेनिफिट जरूर मिल जाता है कि जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जो पहले से बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, हो सकता है कुछ एक टॉपिक्स वो पहले से पढ़ा हो, उसे कम पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन प्लेटफॉर्म अब सबके लिए एक ही है। ठीक है, तो कभी भी कम मार्क्स अगर है तो इससे डिमोरलाइज नहीं कि हम कम मार्क्स पा गए, अब आगे कैसे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर सकते हैं अच्छा, इसके मार्क्स कम है वह भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि सीए प्रोफेशन में मार्क्स कोई अब खत्म हो गया, 12th एकेडमिक पूरी। ठीक है, तो इसलिए। और दूसरा, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, फाउंडेशन में जो ये सब्जेक्ट है थर्ड पेपर क्यूए, ये मेजर रोल प्ले करता है ग्रुप क्लियर करने के लिए, मेजर रोल है इसका। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि 11th-12th में नहीं, मैं नॉन मैथ्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, 11th-12th में अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़े होते तो उनको एक दिमाग में फोबिया सा बना होता है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, और हर एक क्लास में लगभग कहता रहूंगा, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। आप केवल नॉर्मल आईक्यू लेवल के हो। नॉर्मल आईक्यू लेवल की मीनिंग, जैसे मूवी समझ लेते हैं तो वर्ड आप समझ सकें बस, और कुछ जरूरत नहीं है। ये पेपर अगर समझ जाता है तो ग्रुप क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी को पढ़ते रहें, लेकिन ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करके सीखें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे। चले अगला चीज सीखते हैं। 3 टाइप्स तो क्वेश्चंस हमने कर लिया, 4 टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। 4th टाइप क्वेश्चन में मान लो हमसे यह कहा गया, किसी एक मिक्सचर में, कोई एक मिक्सचर है, इसमें मान लो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 का है। मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 है। तो इसमें मिल्क का पोर्शन और वाटर का पोर्शन क्या है? पोर्शन या पार्ट्स में पूछ रहा हूं। मिल्क का पोर्शन क्या होगा? टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए? 7 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स, और वाटर का पोर्शन 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स। किसी स्टूडेंट ने कहा कि पोर्शन या पार्ट्स क्यों, इसकी क्या जरूरत आ गई? हमने इसके पहले तो नहीं किया था, फिर इसमें क्यों कर रहे हैं? ध्यान से समझना। जब ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करने के लिए कहा जाए, या क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसमें जिसने इस मिक्सचर को बनाया वो खुद अलग ना कर पाए। मान लो किसी ने बनाया मिल्क और वाटर, मिल्क था, वाटर मिला दिया, इसमें 4:3 का रेशियो बन गया। अब जरा उससे कहो कि तुम अलग अलग कर दो, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:4 हो, उसमें हम जब चाहें तब अलग कर सकते हैं, इतने बॉयज इतने गर्ल्स। तो बॉयज गर्ल्स क्वाइंस, इसमें पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत कहां पड़ेगी? मिक्सचर में, लिक्विड में, एलॉय में, मेटल में। मान लो कोई एक जिंक है और कॉपर है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मेल्ट कर दिया एक साथ, और मेल्ट करके एक एलॉय बना दिया। अब एलॉय में तो आप अलग नहीं कर पाओगे, तो उसमें भी पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड, मिक्सचर, तो इन 4 टाइप्स क्वेश्चंस केवल बनते हैं इसके, केवल 4। कौन कौन से बनेंगे? मिक्सचर, लिक्विड, मेटल, एलॉय। या समझने के लिए आप इतना लर्न रखो कि जिसमें हम अलग नहीं कर पाते मिक्स करने के बाद, बस इतना ही लर्न रखें। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट मैंने बताया? मिक्सचर, लिक्विड, मेटल, एलॉय। इन 4 क्वेश्चन में पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन चारों को छोड़कर किसी दूसरे क्वेश्चन में पोर्शन या पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, अब एक एग्जांपल से समझे। और पोर्शन या पार्ट्स निकालने का तरीका यह है, टोटल आप चेक कर लो, जितने पार्ट्स बनते हैं उसमें मिल्क और वाटर का पोर्शन ये रहा। एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? देखो,
मान लो एक कोई एलॉय ए है, उस एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो दे दिया गया 5:2। दूसरा एलॉय बी, उसमें भी जिंक और कॉपर का रेशियो मान लो दे दिया गया 1:6। दोनों को एक साथ मेल्ट किया गया और उससे तीसरा एलॉय बनाया गया सी एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या होना चाहिए? अब जरा ये सोचकर बताओ कि हमें इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए या पोर्शन चाहिए? देखो, मैंने सेकेंड थे कभी बताया है, क्या हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी हम बना ही नहीं सकते। एलॉय में, मिक्सचर में एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे आएगी? नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम पोर्शन वाला अप्रोच यूज कर देते हैं, अभी मैंने बताया भी है। तो क्या करेंगे आप? ए एलॉय में जिंक का पोर्शन क्या होगा? 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स। और कॉपर का पोर्शन क्या होगा? 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। ये ठीक है। बी एलॉय में जिंक का पोर्शन क्या होगा? 7 पार्ट्स में से 1 पार्ट। और कॉपर का पोर्शन? समझने वाली बात यह है कि जरा सोचो, जब दोनों एलॉय को एक साथ मेल्ट किया करके तीसरा एलॉय बनाया जाएगा, तो तीसरे एलॉय में जिंक और कॉपर क्या उतने ही नहीं होंगे जितने ए और बी में थे? होंगे नहीं होंगे? एक क्लासरूम यहां है, इसमें कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। एक क्लासरूम और है, उसमें भी कुछ बॉयज गर्ल्स हैं। दोनों क्लासरूम के स्टूडेंट्स को मिलाया गया और एक बड़े हॉल में बैठाया गया। भैया, बॉयज उतने ही तो होंगे जितने यहां हैं और वहां हैं, गर्ल्स भी उतनी ही होंगी जितने यहां हैं और वहां हैं। सेम अप्रोच। ए फॉर सी एलॉय में जिंक उतना ही होगा जितना इन दोनों में है, 5/7 + 1/7। बताएं कितना होगा? 6/7। और कॉपर कितना होगा? 2/7। कॉपर का पोर्शन यहां देखो, 2/7 प्लस ये कितना होगा? 8/7। मैंने रेशियो पूछा था, तो जिंक और कॉपर का रेशियो क्या रहा? 6/7/8/7। 7 कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, रेशियो क्या आया? 3:4 का आंसर। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रिपीट करूं? समझ में आ गया? क्लियर है स्टेटमेंट? नोट डाउन कर सकते हैं। ये समझ में आया पोर्शन या पार्ट्स कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे? इन 4 टाइप्स क्वेश्चंस में। कौन कौन से? मिक्सचर, एलॉय, लिक्विड या मेटल। अपने समझने के लिए कर सकते हैं, जिसमें हम अलग नहीं कर पाते। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, समझ में आ गया? नोट डाउन करें। लिख लिया? समझ में आ गया सभी के? कितने टाइप्स हमने सीख लिए?
4 टाइप्स। पहला क्या था, एक बार समराइज कर लें। पहला क्या था, अगर टोटल दिया जाए, रेशियो दिया जाए, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी हो तो पहला। दूसरा क्या था, रेशियो दिया जाए और एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी हो, टोटल ना दिया गया हो तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीसरा क्या बताया गया कि रेशियो को फ्रैक्शन में यूज नहीं करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, उसमें एलसीएम लेकर हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ क्या बताया गया, मिक्सचर मीनिंग पोर्शन या पार्ट्स। ये किस क्वेश्चन में यूज होंगे, जब किसी क्वेश्चन में मिक्सचर, एलॉय, लिक्विड या मेटल की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और पार्ट्स या पोर्शन का निकालने का तरीका यह है। फिफ्थ टेक, चलो मान लो किसी एक क्वेश्चन में कहा गया, लिखना नहीं, रुक जाना। मान लो किसी क्वेश्चन में कहा गया A:B का रेशियो 2:3 और B:C का रेशियो 3:5। क्वेश्चन दो तरह से बनाए जाते हैं, एक A:B:C और दूसरा A:C। दोनों देखें। अगर हम यहां इस एग्जांपल में देखें तो B यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, और यहां भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट A:B:C लिख दो 2:3:5। ये बात क्लियर है, B दोनों इक्वल है। हाँ जी, किसमें, नहीं ये मैंने रैंडमली एक एग्जांपल यूज किया है, एक रैंडमली एग्जांपल यूज किया है। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी मेथड केवल सिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखें तो अब ये 3 यहां भी था, 3 यहां भी था, हमने दोनों इक्वल कर दिया। और अगर A:C पूछा जाता है तो क्या लिखोगे, 2:5। बात ये क्लियर है। कंफ्यूजन तब होती है जब ये डिफर होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन तब होती है जब A:B का रेशियो मान लो 2:3 ही हो और B:C का रेशियो मान लो 4:5 हो जाए। फिर हमसे पूछा गया A:B:C या A:C, अब क्या होना चाहिए, जरा देखो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा देखो। यहां भी 3 है और यहां भी क्या है, 4, और जबकि मैंने क्या कहा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कई मेथड्स हैं, एक जो सबसे इजी है वो मैं बता रहा हूं, सुनो। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर लें और 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर लें, नहीं चलेगा क्या, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना इक्वल क्वांटिटी से। लेकिन जब 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को नहीं करेंगे, करेंगे जब भी तो दोनों को करेंगे, और यहां भी जब 3 से करेंगे तो दोनों को करेंगे। करके देख लेते हैं। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 8:12, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब तो 12 मैच कर गया, अब तो 12 मैच कर गया। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख लोगे, 8:12:15, और A:C क्या लिख लोगे, हो गया आंसर। रिपीट करूं, समझ में आ गया। हमें इक्वल बनाना है, जो 2 बार दिया जाता है उसी को, और यही अप्रोच है। क्लियर। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कह दिया जाए A:B इक्वल्स टू 3:5, B:C 5:2, C:D 4:3। अब हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है A:D बताओ, ये पूछ लिया जाता है, ABCD नहीं, डायरेक्ट A:D। इसको सॉल्व करने का एक इजी वे है, वह देखें, क्योंकि जिस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उसमें केवल हमें एक आंसर ही चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है कहां से आया, डायरेक्ट सही आंसर कर दो। चाहो तो बगल वाले से ही देखकर लिख लो, लेकिन एक कंफ्यूजन रहती है, बगल वाला भी यही सोच कर आया होगा, फिर क्या करेंगे, कहेंगे तू बता, कहेंगे तू बता। इसलिए अपनी कैलकुलेशन पर बिलीव करें और ट्रिक सुने। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं
कोई कंफ्यूजन? बीबी कैंसिल, सीसी कैंसिल, ए बाई डी आ जाएगा। और इसे क्या मैं ये लिख सकता हूं 3/5, 5/2, 4/3। कोई कंफ्यूजन है? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ए और डी मिला, यहां भी कुछ कैंसिल हुआ, क्या बचा? तो क्या A/D 2:1 नहीं हो गया? डायरेक्ट लगा दो ये। फिर क्वेश्चन तुरंत रेस हुआ, ये ऊपर क्यों नहीं लगाया था? भाई ऊपर इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इसमें एक पार्ट ये भी पूछा गया था A/B/C, इसलिए नहीं लगाया था। अगर केवल A/C पूछा गया होता तो यही लगाते, यही ट्रिक। और इसमें भी अगर A/B/C/D पूछ लिया जाए तो वही ऊपर वाला टिक लगाएंगे मल्टीप्लाई करके। समझ में आए? तो ये था 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिख लें इसे भी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, समझ में आ गया? नोट डाउन करें। लिख लिया? समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं रेशियो की प्रॉपर्टीज पर। वह प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से जो आपको बुक दी जाएगी उसमें से, या ICNI जो मॉड्यूल दिया है उसमें आप रेशियो के क्वेश्चंस को करना शुरू कर दें। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस को छोड़कर इजिली सारे क्वेश्चंस कनेक्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिन 5 ट्रिक्स को आपको बताया गया उसी में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक से कनेक्ट होंगे। इसे अच्छी तरह से रिवाइज कर लें और अपने बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक? क्योंकि प्रॉपर्टीज इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में स्टैट्स की क्लास रखेंगे। उसमें आप दोनों में डिफरेंस देखें कि स्टैट्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। स्टैट्स की प्रिपरेशन में थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट तब माना जाएगा जब उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप कैलकुलेट कर लें और डाउट क्लियर कर लें। स्टैटिस्टिक्स में जितने एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे विद स्टेटमेंट उतना कर लें, सारे कंप्लीट हैं उस चैप्टर के डाउट्स। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में और स्टैट्स की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और तब हम डिफरेंस क्लियर एक्चुअली कर सकते हैं कि डिफरेंस है क्या दोनों में।
और तब कंटिन्यू करेंगे एक एक चैप्टर। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।